हेलो बच्चों। हमने जो है इस चैप्टर के अंदर ग्राफिकल मेथड, आइसोकोस्ट मेथड ये हम सब कर चुके हैं। अब थोड़ा और टॉपिक इसमें आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखनी होगी, जैसे कि कुछ वेरिएबल्स हैं, स्लैक वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स। अब ये क्या होते हैं? डेफिनेशन तो सामने लिखी हुई है। स्लैक वेरिएबल्स, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स विच आर एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वलिटी आर कॉल्ड स्लैक वेरिएबल्स। मतलब इसका ये है कि जैसे किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर एक कंस्टेंट है। सपोज करिए ये हमारा एक कंस्टेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3। अब इस कंस्टेंट की दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक है हमारी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम ध्यान से देखें तो x प्लस 2y लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में देखें तो हमारा यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड या तो छोटी है या इक्वल है राइट हैंड साइड से, लेकिन हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, तुमसे कोई पूछने लगे कि भाई जब लेफ्ट हैंड साइड छोटी हो सकती है राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें कुछ जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा जिससे कि दोनों साइड इक्वल हो जाएं। तो तुम यही बताओगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना क्या पड़ेगा ये तुम्हें मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि लेफ्ट हैंड साइड है कितनी। बस इतना तो पता है कि लेस देन इक्वल टू आ रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड छोटी हो सकती है, लेकिन कितनी होगी ये नहीं कंफर्म, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू पता नहीं है। तो हमने यहां पर अपने पास से एक नया वेरिएबल डाला z, और हमने कहा z को इसमें जैसे ही डाला तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब है कि z जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा है, और z की वैल्यू पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना। अगर तुमने z की वैल्यू नेगेटिव ले ली तो फिर तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा घट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमें जोड़ना है क्योंकि साइड कम है। तो z को जैसे ही जोड़ा, मान लीजिए ये इक्वल हो गई, तो ऐसी स्थिति में इसको z को कहा जाएगा स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल, तो ध्यान रखना स्लैक वेरिएबल क्या होता है। अगर किसी कंस्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल। इसी तरह से मान लीजिए तुम्हारे सामने दूसरी एग्जांपल देता हूं मैं। एक एग्जांपल तो ये रही हमारी, दूसरी एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए किसने कहा कि x1 प्लस के 2x2 प्लस के x3 लेस देन इक्वल टू 7 है। अब यहां भी वही बात है, देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से कम है, इक्वल भी हो सकती है। तो यदि तुमसे कोई कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में बताइए कि इसमें ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड कम है तो ऐड ही करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अपने पास से x4 डाल दिया, और x4 डालने पर ये इक्वल बन गया 7 के, इक्वल टू 7। ये इक्वल का साइन है, इक्वल टू 7 ये बन जाता है। तो जो तुमने x4 इसके अंदर ऐड किया है, तो x4 को यहां कहा जाएगा स्लैक वेरिएबल। तो ध्यान रखना, स्लैक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया जाता है किसी कंस्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह से एक दूसरा वेरिएबल होता है जिसे बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। बिल्कुल जैसे ये है वैसे ही वो है, बस थोड़ा सा अंतर हल्का सा जो है कि भाई इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो उसमें तो जोड़ना था, इसमें घटाना है। क्योंकि हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन हो। सपोज करिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन कोई इस तरह का आता है, एक कंस्टेंट मान लीजिए इस टाइप का कंस्टेंट है x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो यहां पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है।
इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करें यदि हम, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर मान लीजिए हमने यहां पर x3 को माइनस किया और ये दोनों साइड सेम हो गई, तो x3 को यहां कहा जाएगा सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। और यह भी ध्यान रखना है कि x3 की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी। अगर x3 नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब x3 नेगेटिव है और तुमने यहां माइनस लगाया है, तो फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये साइड और बढ़ जाएगी। तो यहां पर दो वेरिएबल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल अगर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ जोड़ते हो तुम इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए तो उसे स्लैक कहा जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ माइनस करते हो तो फिर उसे कहा जाएगा सरप्लस वेरिएबल। करने लेफ्ट हैंड साइड में से ही है, ध्यान रखना। इसमें भी लिखा हुआ है द नॉन नेगेटिव, मतलब जो तुम माइनस करोगे वो नॉन नेगेटिव है, यही बात मैं यहां कह रहा हूं, नॉन नेगेटिव विच आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ऑफ द कांस्टेंट। क्यों किया जाएगा? कन्वर्ट इनटू द इक्वेशन या इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे कहा जाएगा सरप्लस वेरिएबल। इसी तरह से मान लीजिए एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं। मान लीजिए तुम्हारे सामने कहा जाता है 3x1 माइनस के x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब कोई कहता है अब बताइए, तो अब भी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है और तुम्हें राइट हैंड साइड के इक्वल आनी है, तो तुम्हें यहां पर भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने x3 को माइनस करा और ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो x3 यहां पर कहलाएगा सरप्लस वेरिएबल। तो ये दो वेरिएबल हमने पढ़े। इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रेंट रिड्यूस इनटू इक्वेशन। मान लीजिए इन इक्वेशन तुम्हें कोई कंस्ट्रेंट दिया गया होगा और वो इक्वेशन में दिया गया होगा, कंस्ट्रेंट रिड्यूस इनटू इन इक्वेशन। जो कंस्ट्रेंट होगा वो इक्वेशन के अंदर होगा और तुम उसको रिड्यूस करोगे इन इक्वेशन में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखिए। अगर मान लीजिए तुम्हें कोई इक्वेशन इस टाइप की दी जाए x प्लस वाई और प्लस के 3z इक्वल टू 7, ये कहा जाए कि ये एक इक्वेशन है, तो इससे तुम इन इक्वेशन कैसा बनाओगे? इन इक्वेशन का मतलब इनइक्वालिटी। तो तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो इस टाइप में, x प्लस वाई प्लस के 3z लेस देन इक्वल टू 7, और साथ में लिखना होगा तुम्हें एंड x प्लस वाई प्लस 3z ग्रेटर देन इक्वल टू 7, क्योंकि इन दोनों का मतलब ये ऊपर वाली इक्वेशन होगी। तो किसी भी इक्वेशन को इन इक्वेशन में बदलना हो तो एक बार तो लेस देन इक्वल टू डालना पड़ेगा तुम्हें, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू डालना होगा, क्योंकि तुम पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है x लेस देन 7, दूसरी जगह लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और जबकि ये दोनों बातें सही हैं, तो साफ बात क्लियर है कि भाई ये दोनों बातें तभी सही हो सकती हैं जब x इक्वल टू 7 के हो, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि x 7 से छोटा हो जाए और x 7 से बड़ा हो जाए। लेकिन यहां पर बीच में इक्वल आया हुआ है, तो हम ऊपर वाले में कह रहे हैं कि x की वैल्यू 7 या 7 से कम, सेकंड में कह रहे हैं x की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी, तो दोनों में इक्वल साइन सही है, ना ग्रेटर सही है ना लेस सही है। इसलिए कभी ऐसी दो इनइक्वेशन लिखी हुई हो तो ऐसे लिख सकते हैं। यही बात मैंने यहां बताई है कि कभी कोई तुम्हें इक्वेशन दी गई हो तो उसे इन इक्वेशन में बदलना हो तो एक लेस देन लगा दीजिए और एक बार ग्रेटर देन लगा दीजिए, तो इस तरह से वो इन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसी भी इक्वेशन को इन इक्वेशन में इस तरह से तुम बदल सकते हो। उसके बाद आता है अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में दी गई है और तुम्हें उसे मैक्सिमाइजेशन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे? कन्वर्ट इनटू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मान लीजिए तुम्हें किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दी गई है, मिनिमम z इक्वल टू x1 प्लस 2x2 माइनस के x3, ये, और तुमसे कहा जाएगा इसे मैक्सिमम में चेंज करो। तो जब भी कभी कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज में दी गई हो
तो तुम्हें वहां पर मैक्सिमाइज में करने के लिए क्या करना है, उसमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करनी है बाय -1 की दोनों साइड में। तो यहां आ जाएगा -z इक्वल टू -x1 और यहां माइनस के 2x2 और यहां हो जाएगा प्लस के x3 और यहां पर लिख देंगे हम मैक्सिमम, ये क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करते हुए अब रोल बिल्कुल बदल जाएगा, अगर वो मिनिमाइजेशन में है तो वो मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो जाएगी। यहां पर हम थोड़ा सा एक संकेत दे सकते हैं, -z को थोड़ी देर के लिए यदि z मान लें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, मैक्सिमम z इक्वल टू -x1 -2x2 प्लस के x3। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यदि मैक्सिमाइजेशन में चेंज करना होगा तो -1 की मल्टीप्लाई कर दोगे और -z को एक संकेत दोगे z डैश का। तो ये मैं छोटी छोटी इसलिए बातें बता रहा हूं क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये करेंगे। अब यहां समस्या उठती है कि अगर मान लीजिए कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये 4 बातें होती हैं, ध्यान सुनना। अगर कभी कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करनी हो तो उसमें 4 ये बातें होनी चाहिए। पहली, सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए उस प्रॉब्लम के अंदर, जितने वेरिएबल्स आए हुए हैं। दूसरी बात, जो कंस्टेंट हैं उनकी राइट हैंड साइड भी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तीसरी बात, सारे कंस्टेंट इक्वेशन में होने चाहिए। चौथी बात, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में होनी चाहिए। तो यदि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर ये 4 गुण बन जाते हैं या तुम बना देते हो तो ऐसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि भाई एक प्रॉब्लम दी जाएगी, कहा जाएगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। बस तुम्हें उसके अंदर ये 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली, सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव हो, कोई भी वेरिएबल नेगेटिव ना हो, सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव हो। दूसरा, जितनी भी राइट हैंड साइड है कंस्टेंट की उधर भी कभी नेगेटिव ना आ जाए, पॉजिटिव रहे। तीसरा, ऑल कंस्टेंट आर इक्वेशन, जितने भी कंस्टेंट है वो इक्वेशन में होने चाहिए। चौथा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइजेशन में होनी चाहिए। एक मैं प्रॉब्लम लेके चलूंगा और उसके आधार पर तुम्हें बताऊंगा कि चारों कंडीशन यदि नहीं होंगी तो हम कैसे बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, तो मैं उसे जरूर ध्यान रखना। देखिए, हम एक बात जानते हैं कि अगर कभी हमारे सामने कहा जाए कि ये लिखा हुआ है 7 एक पॉजिटिव नंबर है, किसी भी तरीके से तुम इसको 2 पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिख के दिखाओ। ध्यान रखना, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो तुमसे कोई कहता है 7 एक पॉजिटिव नंबर है और 7 को 2 पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिख के दिखाइए, तो साफ सी बात है, तुम यहां पर 9 ले दीजिए और यहां पर 2 ले दीजिए। 9 2 दोनों ही पॉजिटिव हैं लेकिन इनका डिफरेंस 7 है और ये एक पॉजिटिव नंबर ही है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को 2 पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह से यदि हम ये कहें कि भाई -7 को लिख के दिखाइए, -7 को 2 पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिख के दिखाइए। शर्त यहां पर है कि यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए और यहां पर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर सुन लीजिए, 2 पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिख के दिखाना जबकि ये खुद नेगेटिव है। तो हमसे कहा गया है कि नेगेटिव को 2 पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिख के दिखाइए, तो उल्टा कर दीजिए, यहां 2 ले लीजिए और यहां पर 9 ले लीजिए। 2 9 दोनों ही पॉजिटिव हैं लेकिन उनका डिफरेंस नेगेटिव है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसे भी हम पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिख सकते हैं और यदि कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको भी हम 2 पॉजिटिव नंबर डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। इससे हम एक छोटी सी बात पूछ रहे हैं कि अगर हमसे कोई कहे कि भाई x1 पॉजिटिव भी हो सकता है और x1 नेगेटिव भी हो सकता है, चाहे x1 नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इसको भी 2 पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिखा जा सकता है। क्योंकि अभी हमने कहा चाहे पॉजिटिव हो कोई नंबर या नेगेटिव हो, उसको तुम 2 पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिख सकते हो।
यदि हमसे कोई कहता है x1 चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या तुम इसको भी दो पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बस हमें x1 पता होना चाहिए x1 है क्या। अब यहाँ x1 पता तो है नहीं, तो हम इसके लिए एक संकेत डालते हैं x1 डैश, और यहां लिख देते हैं x1 डबल डैश। कोई पूछेगा x1 डैश कैसा है, तो हम कहेंगे x1 डैश और x1 डबल डैश दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव है। मैंने डैश में क्यों लिखे हैं ये, जिससे कि यहां पर थोड़ी सी समानता बनी रहे। x1 की बात कर रहे हैं तो x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। कोई पूछेगा x1 डैश और x1 डबल डैश कैसे हैं, तो हम कहेंगे दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह से मान लीजिए कोई कहने लगे x2 चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसको भी दो पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है, जिसके अंदर हम कहेंगे कि भाई x2 डैश भी और x2 डबल डैश भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन्हें ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 बातें हमें लानी होंगी। तो उसमें एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि कभी कभी x1 पर वो नेगेटिव भी हो सकता है, x1 पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम ऐसे x1 को दो पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस के रूप में लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन करेंगे, एक बार फिर ऊपर एक बार निगाह डाल लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म पर, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन लूंगा और तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 4 बातें होती हैं, सारे वेरिएबल्स हमेशा नॉन नेगेटिव हो। दूसरा, राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड कंस्टेंट की जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं हम, सारे राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है वो भी नॉन नेगेटिव ही होने चाहिए। तीसरी बात, सारे कंस्टेंट इक्वेशन में होने चाहिए, अगर कहीं पर लेस देन इक्वल टू है तो इक्वल बनाओ। चौथी बात, सारे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा मैक्सिमाइजेशन में होनी चाहिए, अगर वो मिनिमाइजेशन में है तो उसे मैक्सिमाइजेशन में बनाइए। अभी मैंने ऊपर बताया था। फिलहाल हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किसी प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे। यहां देखिए मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, इस प्रॉब्लम पर निगाह रखिए। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डाली गई है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पर डाली गई है उसे ध्यान से देखिए, मिनिमम z इक्वल टू 12x1 प्लस के 5x2। दूसरा कंस्टेंट 5x1 प्लस के 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तीसरा कंस्टेंट दूसरा कंस्टेंट 7x1 माइनस के 2x2 लेस देन इक्वल टू 14। अब देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मैक्सिमम में नहीं है, ये तो मिनिमम में है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो और तुम्हें उसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना हो इसको, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस की यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस जेड इक्वल टू माइनस के 12x1 और माइनस के आ जाएगा 5x2, और यहां पर लिख दीजिए फिर मैक्सिमम। ये बस ये बन गई तुम्हारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में। अब क्या कहा गया था कि जितने भी कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट की राइट हैंड साइड चेक करिए, यहाँ 15 है यहाँ 14 है, वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। देखो नॉन नेगेटिव है राइट हैंड साइड, जितनी भी कांस्टेंट हैं उनकी राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है 14 लिखा हुआ है, दोनों ही नॉन नेगेटिव है, सही बात है। फिर क्या कहा गया था, प्रत्येक कांस्टेंट जितने भी ये कांस्टेंट है सारे इक्वेशन में होने चाहिए, लेकिन ये तो इक्वेशन में है नहीं। तो किसी भी कांस्टेंट को इक्वेशन में बदलने के लिए, किसी भी कांस्टेंट को इक्वेशन में बदलने के लिए मैंने अभी सिखाया तुम्हें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल लगाते हैं। देखिए पहले वाले कांस्टेंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है राइट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस किया जाएगा जिससे कि इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले को लिखा जाएगा 5x1 प्लस के 3x2, मान लीजिए मैंने घटा दिया यहां पर x3 और इक्वल टू कितना हो गया 15। तो यहां पर x3 को बोलेंगे सरप्लस वेरिएबल। जब लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ घटाते हैं इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए तो उस वेरिएबल को सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। तो यहां x3 एक हमने सरप्लस डाला जिससे कि इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। अब सेकंड कंस्टेंट में आइए, सेकंड कंस्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड छोटी है राइट हैंड साइड से और हमें इक्वेशन बनानी है, तो हमें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कम है, वो जोड़कर ही हम बराबर बना सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई 7x1 माइनस के 2x2 हमने इसमें जोड़ दिया x4 और जोड़ने पर ये 14 हो गई। तो यहां पर x4 तुमने अपने पास से जोड़ा है, इसे कहा जाएगा स्लैक, और यहां पर x3 को कहा जाएगा सरप्लस।
अब ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ध्यान देना, उसने खुद कहा था कि x1 x2 दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं और हमने इस प्रॉब्लम के अंदर दो वेरिएबल और डाल दिए, एक x3 एक x4, और हम जानते हैं जो ये स्लैक और सरप्लस होते हैं ये भी नॉन नेगेटिव होते हैं, दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव होंगे। अभी तो बताया था जब मैंने स्लैक सरप्लस बताए थे, मगर ये जो स्लैक सरप्लस होते हैं ये भी हमेशा नॉन नेगेटिव होंगे, नेगेटिव में कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वरना यदि तुम इसको एक जगह तो कर रहे हो माइनस, तो जैसे ही मान लीजिए यहां पे करा तुमने x3 को माइनस करा और x3 नेगेटिव हो गया तो फिर तो ये जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो यहां पर देखिए अब इस प्रॉब्लम के अंदर सारे गुण आ गए हैं, नहीं आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म के, एक बार फिर चेक कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ था कि जितने भी हमारे, देखिए यहां पर देखो जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे नॉन नेगेटिव। अब इसमें चेक करिए सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव आ गए नहीं आ गए, x1 x2 x3 x4 सारे नॉन नेगेटिव हैं। दूसरा क्या कहा था अभी, दूसरी कंडीशन थी राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होनी चाहिए कंस्टेंट की। अब यहां देखिए राइट हैंड साइड में है 15 और 14, देखो नॉन नेगेटिव है। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी कि भाई जितने भी कंस्टेंट हैं वो इक्वेशन में होने चाहिए, और देखिए यहां पर हमारे सारों दोनों कंस्टेंट के अंदर इक्वेशन आ चुकी है। चौथी कंडीशन क्या थी कि यदि कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम्हारी मैक्स मिनिमाइजेशन में है तो उसे मैक्सिमाइजेशन में चेंज करो, तो हमने इसे मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर दिया। देखो ये बस ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बार मैं साफ से लिख देता हूं इसे, ध्यान से देखिए। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी वो ये बनी। अब मैं यहां पे मैक्सिमम लिख रहा, मैंने माइनस जेड को लिख दिया एक संकेत में जेड डैश, पीछे लिख दिया है मैंने माइनस के 12x1 और माइनस के 5x2, और यहां जेड डैश का मतलब बता दिया है मैंने माइनस जेड है। पहला कांस्टेंट हमारा है 5x1 प्लस के 3x2 माइनस के x3 इक्वल टू 15। दूसरा कांस्टेंट है 7x1 माइनस के 2x2 प्लस के x4 और इक्वल टू आ गया 14। ये है हमारे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी इन क्वेश्चनों के अंदर एक बात पूछ लेता है, जब तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है इसमें चार गुण आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में हो गई है, कांस्टेंट की राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव हो गई है, सारे कांस्टेंट इक्वेशन में आ गए हैं, सारे वेरिएबल भी नॉन नेगेटिव हो गए हैं, तो अब इसको तुम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखाओ। ये तो कहलाती है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ये तुम जानते हो, शुरू में पढ़ाया था हमने। अब हमसे कहा गया इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो अब हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी। मैट्रिक्स फॉर्म देखिए, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखते हैं मैक्सिमम जेड डैश इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है माइनस के 12x1, फिर लिखा हुआ है माइनस के 5x2, तो मैं यहां पे लिखूंगा इसके लिए एक संकेत cx। कोई पूछेगा सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है जो कोफिशिएंट है इसके, माइनस के 12 कोमा माइनस के 5। कोई कहेगा एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब होता है जो वेरिएबल्स हैं x1 और x2 ये रहे, लेकिन ये हमारा गलत हो गया। अब गलत क्यों हो गया, क्योंकि वेरिएबल्स तो इसमें 4 थे और तुमने लिखे यहां पर केवल 2 हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर बाकी जो वेरिएबल्स है उन्हें भी डाल देना चाहिए, जैसा कि मैं यहां पे डाल के दिखा देता हूं। देखिए मैं जानबूझ के बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है किस तरह से मतलब मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगी, ये समझा रहा हूं मैं तुम्हें। यहां पर बच्चा यहां पे गलती कर जाता है, वो सी की वैल्यू जो है केवल -12 और 5 लिखे आएगा, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि अब देखिए प्रॉब्लम के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स तो यहां पे दिखाई नहीं दे रहे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो लिखोगे 0x3 और 0x4 ऐसे लिखोगे, और पीछे लिख दोगे जेड डैश का मतलब है माइनस जेड, ये कहलाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बन गई। अब इसकी हम मैट्रिक्स फॉर्म बना रहे थे, तो अब हमसे कोई पूछता है बताइए सी क्या है इसके अंदर, तो जो सी है उसे ध्यान से देखिए। सी हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो कोफिशिएंट है, जरा माइनस के 12, फिर है माइनस के 5, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0,
और x क्या होता है, x होते हैं वेरिएबल्स, कितने इस प्रॉब्लम के अंदर वेरिएबल्स हैं। तो यहां पर मैं इनके ऊपर को लिख के थोड़ा लिख देता हूं, x का मतलब क्या होगा, यहाँ x का मतलब होगा यहां पर x1, एक मिनट, x का मतलब होगा यहां पर x1, x2, x3 और x4। देखिए c और x की, इस वाले मैट्रिक्स की और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो यही बन जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा, अब लिखते हैं कंस्टेंट को। तो कंस्टेंट को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है ए एक्स, इक्वल आ रहा है यहां पर, इक्वल लगा दीजिए, इक्वल टू बी, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन लिख देते हैं सिंपल, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी। लेकिन इसमें तुमसे पूछेगा वो, बताइए ए क्या है और बी क्या है। तो ए जो होता है वो कंस्टेंट से मिलता है हमें, तो देखो ए कैसे लिखा जाएगा, ए, ध्यान सुनना, पहले तुम्हें x1 का कॉलम बताना है, यहां पर आ जाइए, यहां पर, यहां x1 का कॉलम देखिए 5 7, ये लिख दिया 5 7। फिर x2 का कॉलम देखिए कितना लिखा हुआ, इन कंस्ट्रेंट में देखो, कंस्ट्रेंट के अंदर 3 -2, 3 -2। फिर देखिए x3 का कॉलम क्या है, -1 है, लेकिन सेकंड वाले कंस्ट्रेंट में x3 नहीं है तो 0 आ जाएगा। फिर x4 का देखिए, फर्स्ट वाले कंस्ट्रेंट में x4 नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में हमारा x4 है, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 1, ये हमारा a कहलाएगा। इसके नाम भी पता होगा तुम्हें, a को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, a को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, याद रख करो इनको। इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, और इसको कहते हैं हम, सी को बोलते हैं प्राइस वेक्टर, प्राइस वेक्टर। अब यहां पर बी की बात आती है, बी हमने नहीं लिखा अभी, बी बता देता हूं। बी जो होता है, जो राइट हैंड साइड होती है हमारी कंस्टेंट की, 15 और 14, ये बी में आ जाते हैं, तो यहां लिखा जाएगा 15 और 14। अगर तुम इसके अंदर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनना इसकी बात, ए एक्स, ए ये वाला लेना पूरा, ए ये लेना सारा, और एक्स ये वाला लेना और बी ये वाला लेना, और मल्टीप्लाई करना, इक्वेट करना, तो ये अपने आप ही कंस्टेंट बन जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर दोबारा से बता देता हूं, या एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये क्वेश्चन छोड़िए, और क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं और उसे ध्यान से देखिए। देखिए ये प्रॉब्लम हमारे साथ में, देखिए मिनिमम z इक्वल टू लिखा हुआ है x1 माइनस के 2x2 प्लस के x3, और सब्जेक्ट टू कंडीशन में देखिए कितने कंस्टेंट दिए हैं। पहला कंस्टेंट तो ये दिया हुआ है, ये यहां पर कॉमा है, 2x1 प्लस के 3x2 प्लस के 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। फिर दूसरा दिया गया है 3x1 प्लस के 5x2 प्लस के 2x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और यहां पर लिखा हुआ है x1 x2 x3, ये तो 0 से बड़े हैं, लेकिन x3 के बारे में देखो क्या लिखा है, x3 के बारे में, x3 के बारे में लिखा है कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब x3 नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सारे वेरिएबल्स हमें नॉन नेगेटिव बनाने पड़ते हैं। तो यहां पर x3 के साथ में ये लिखा हुआ है कि x3 पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अनरेस्ट्रिक्टेड, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि भाई इस पर प्रतिबंध लगाइए। प्रतिबंध का मतलब इसको हमेशा ही कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो इसमें देखो कितनी समस्याएं हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, ये मिनिमम में है। दूसरा, कंस्टेंट की राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यहां -4 आ रहा जबकि यहां सही आ रहा है, 7 है। तीसरी समस्या क्या है कि सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए, लेकिन यहां x3 के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि x3 नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ। तो यह 3 समस्याएं हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज में चेंज करना पड़ेगा, ये राइट हैंड साइड जो है नॉन नेगेटिव वाली, इसको पॉजिटिव बनाना, सॉरी नॉन नेगेटिव में है तो जैसे नॉन नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और हमें जो ये वेरिएबल है वो भी सही करना होगा। सबसे पहले हम वेरिएबल सही करेंगे, उसके बाद बाकी काम करेंगे।
अब यहां पे ध्यान देना, जो मैं थोड़ी देर पहले समझाया था कि किसी वेरिएबल को सही कैसे करते हैं, वो सुनिए ध्यान से। मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका सोल्यूशन में। देखिए यहां पर जो है x3 पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मैंने यहां पे लिख दिया सिंस x3 इज, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए हम x3 को मान रहे हैं। सो लेट x3 को हमने मान लिया x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, और पीछे लिख दिया मैंने कि भाई x3 डैश और x3 डबल डैश आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि किसी भी, चाहे वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको लिखा जा सकता है दो पॉजिटिव नंबर के डिफरेंस में। तो हमने यहां पर मान लिया कि मान लीजिए x3 जो है इस तरह लिखा गया, जहां पर x3 डैश और x3 डबल डैश दोनों ही हमारे नॉन नेगेटिव हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले पूरी प्रॉब्लम में से x3 को हटा देंगे और x3 की जगह लिख देंगे x3 डैश माइनस के x3 डबल डैश, तो पूरी प्रॉब्लम बदल जाएगी। तो देखिए ऊपर वाली प्रॉब्लम में क्या चेंज आएगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं। मिनिमम z इक्वल टू देखो क्या बन जाएगा, यहां x1 है माइनस के 2x2 है, फिर मैंने x3 की जगह लिख दिया x3 डैश माइनस के x3 डबल डैश, ये लिख दिया। फिर कंस्टेंट भी बदल जाएंगे, पहला कंस्टेंट है 2x1, फिर है 3x2, फिर मैंने यहां पर x3 की जगह चेंज कर दिया 4x3 डैश माइनस के 4x3 डबल डैश, और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है -4। दूसरे कंस्टेंट को भी मत चेंज कर रहा हूं, दूसरे कंस्टेंट में है 3x1 प्लस के 5x2 प्लस के 2x3, तो मैंने x3 की जगह भी लिख दिया x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, लेकिन 2 यहां भी आएगा क्योंकि 2x3 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब मैं यहां पर देखो क्या लिखूंगा, नीचे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, पहला है हमारा x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो x3 इसमें नहीं रहा क्योंकि हमने x3 को लिख दिया है x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। इसका मतलब यह हुआ कि x3 डैश और x3 डबल डैश दोनों ही कैसे हैं, नॉन नेगेटिव हैं। तो इस प्रॉब्लम में अब कुल मिलाकर 4 वेरिएबल्स हो गए और चारों वेरिएबल्स हमारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव हैं। तो वेरिएबल वाली कंडीशन सही हो गई कि भाई सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो सही हो गई। लेकिन अभी कुछ समस्या और बची हुई है। पहली समस्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज में चेंज करो। तो अब मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सही कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 की, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सही हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वाले में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, मल्टीप्लाई बाय -1 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर -1 की मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा मैक्सिमम माइनस के z इक्वल टू -x1 प्लस के हो जाएगा 2x2 माइनस के हो जाएगा x3 डैश और प्लस के हो जाएगा x3 डबल डैश। ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन सही कर ली है और -z को हम z डैश भी लिख सकते हैं। तो ये भी समस्या सोल्व हो गई। अब रहेगी ये वाली समस्या कि भाई यहां पर -4 आ रहा तो +4 बनाओ, तो +4 बनाने के लिए इसमें भी -1 की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 की इन फर्स्ट कंस्टेंट के अंदर, इन फर्स्ट कंस्टेंट, पहले कंस्टेंट में मल्टीप्लाई करिए -1 की, तो देखिए क्या बन जाएगा, माइनस के 2x1 माइनस के 3x2 माइनस के 4x3 डैश, अब प्लस के आ जाएगा 4x3 डबल डैश। और यहां पर देख ध्यान रखना, जब किसी इनइक्वलिटी में माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो वो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू था इस वाले में, तो वो हो गया है हमारा लेस देन इक्वल टू 4। ये तुम्हें भी मालूम है कि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 3, ये हम जानते हैं ये बात सही है, और यदि मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ये बड़ा ही रहेगा, नहीं ये छोटा हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है माइनस की मल्टीप्लाई करने पर। देखिए ये समस्या भी सोल्व हो गई। इसका मतलब ये हुआ हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज में भी चेंज कर लिया
जो कंस्टेंट की राइट हैंड साइड थी उसे भी सही बना लिया। मैं एक बार को जरा दूसरा कंस्टेंट भी साथ साथ में लिख लूं। दूसरा कंस्टेंट ये था 3x1 प्लस 5x2 प्लस के 2x3 डैश माइनस के 2x3 डबल डैश और यहां पर था ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ध्यान रखना ये हमारा 2 है, यहां पर 1 मिनट में सही लिख देता हूं 2x3 डबल डैश। देखिए ये रहा। अब एक छोटी सी कमी और रह गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज में भी हो गई है, राइट हैंड साइड भी सही हो गई है कंस्टेंट की, लेकिन ये इक्वेशन में नहीं बने। अब तुम्हें इन्हें इक्वेशन में और बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कन्वर्ट, इन्हें कन्वर्ट कर दीजिए इनटू इक्वेशन, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। अब इन्हें इक्वेशन में भी बदल दीजिए। देखिए मैं इक्वेशन बदल रहा हूं, मैं सारी चीज लिखूंगा, कोई चीज छोड़ नहीं रहा इसके अंदर। पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारी ये रही, मैं जेड डैश लिख सकता हूं उसकी जगह, माइनस के x1 प्लस के 2x2 माइनस के x3 डैश माइनस के प्लस के x3 डबल डैश, ये लिखा गया। अब आ जाइए पहले कंस्टेंट पर। पहला कंस्टेंट ये वाला है, मैं इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो माइनस के 2x1 माइनस के 3x2 माइनस के 4x3 डैश अब प्लस के 4x3 डबल डैश। ध्यान देना जो हमारा ये कंस्टेंट है पहले वाला, ये छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड छोटी है 4 से, तो इसका मतलब है मुझे इधर जोड़ना पड़ेगा, और वो मैंने जोड़ दिया x4 और इक्वल टू कर दिया किसके 4 के। तो यहाँ पे x4 जो है वो कहलाएगा स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल वो होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जिसे जोड़ा जाए इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह से आ जाइए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड सेकंड कंस्टेंट में, सेकंड कंस्टेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है किससे 7 से, तो इसका मतलब इधर मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 3x1 प्लस के 5x2 और प्लस के 2x3 डैश माइनस के 2x3 डबल डैश, यहां माइनस कर दिया मैंने x5 इक्वल टू कर दिया 7। तो यहां पर x5 कहलाएगा हमारा सरप्लस वेरिएबल। तो देखो अब हमारे सारी बातें आ गई हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो गई है, सारे कंस्टेंट की राइट हैंड साइड 4 और 7 देखो सही हो गए हैं, और इक्वेशन भी यहां पर आ गई है, इक्वेशन भी बन गई है यहां पर, ठीक है। और वेरिएबल्स तो हमने ऊपर सही कर ही दिए थे कि भाई जितने भी वेरिएबल्स हैं, x1 है, x2 है, x3 डैश है, x3 डबल डैश है, x4 है, x5 है, ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, क्योंकि स्लैक सरप्लस तो हमेशा ही 0 से बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूरी प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है। अगर तुम्हें इसको चेंज करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो तुम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में ही बना सकते हो। मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है तो मैं डायरेक्ट ही रहा हूं, ध्यान सुनना। मैट्रिक्स फॉर्म, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको लिखा जाएगा सी एक्स, जो कंस्टेंट होते हैं उन्हें लिखा जाता है ax, बीच में यहां इक्वल आ रहा है दोनों कंस्टेंट में, तो इक्वल डाल दिया b, और यहां पे लिखा जाएगा x ग्रेटर देन 0। बस ये लिखी जाती है मैट्रिक्स फॉर्म। लेकिन इसके अंदर हर चीज को तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि c क्या है, x क्या है, तो वो एक्सप्लेन मैं इस साइड में कर रहा हूं। c ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए x1 का कोफिशिएंट -1 है, फिर यहां देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोफिशिएंट +2 है, फिर -1 है x3 डैश का, फिर x3 डबल डैश का है 3, लेकिन इसमें x4 x5 नहीं है, तो उन्हें अपने पास डाल लेना 0 0, तो c ये कहलाएगा। ध्यान रखना जब भी c लिखो या ऑब्जेक्टिव में कभी आए, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होती है उसमें सभी वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होंगे, चाहे वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे, सबके कोफिशिएंट तुम्हें डालने पड़ेंगे। x1 का -1, x2 का 2, x3 डैश का -1, x3 डबल डैश का गलत हो गया +1 था ये, x3 डबल डैश का +1, x4 नहीं है, x5 नहीं है, तो 0 0 डाल दिए। अब बात आता है x क्या होता है। x होता है वेरिएबल्स, जो जो वेरिएबल्स थे, x1 था, x2 था, x3 डैश था,
x4 था, x4 था, x3 डैश तो लिखो, x3 डबल डैश था, x4 था, x5 था, ये बन गया हमारा x। अब कोई कहता a लिख के दिखाओ, तो एक कंस्टेंट से बनता है। पहले कंस्टेंट के अंदर आ जाओ, यहां पर देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले कंस्टेंट की और इस कंस्टेंट की, इन कंस्टेंट के अंदर ध्यान से देखो, x1 का कोफिशिएंट बताना है मुझे, ऊपर वाले में -2, नीचे वाले में 3। फिर x2 का बताना है, -3 ऊपर वाले में है, फिर है 5। x3 डैश का बताना है, ऊपर वाले में -4 है, नीचे वाले में यहां देखो, यहाँ 2 है, ये रहा 2। फिर वाले में देखो यहां पर x3 डबल डैश का है 4, ये रहा 4। फिर इसमें है -2, x4 वाला ऊपर 1 है, नीचे 0 है, x5 वाला ऊपर वाले में है ही नहीं, नीचे 5 है, 5 कहां 1 है, वो भी -1, ये हो गया हमारा a, ये हो गया a। अब यहां पर बात उठती है केवल अब b की। b होती है हमारी राइट हैंड साइड, तो b मैं यहां पर लिख रहा हूं, b होगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा क्या क्या था, एक मिनट को हम देख लेते हैं, जूम इन नहीं हो रहा ये, चलिए मैं ऐसे कर लेता हूं, ऊपर से नीचे देखो, ये रहा, यहां पे लिखा हुआ है पहले कंस्टेंट के इस साइड में 4 और यहां लिखा हुआ है 7, तो b हो जाएगा हमारा 4 7, यहां पर 4 आ गया और यहां पर 7, बस ये इस प्रॉब्लम की मैट्रिक्स फॉर्म बन गई है। तो इसे किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बस उसके अंदर 4 गुण होने चाहिए, वो गलती मत करना। 4 गुण का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइजेशन में होनी चाहिए, सारे कंस्टेंट हमारे नॉन नेगेटिव होने चाहिए, सारे कंस्टेंट इक्वेशन में होने चाहिए, कंस्टेंट की राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम में वेरिएबल्स हैं वो भी नॉन नेगेटिव ही होने चाहिए। चारों बातें यदि किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं तो वो प्रॉब्लम हमारी कहलाती है कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। इसी तरह से बस एक प्रॉब्लम और बता देता हूं मैं, फिर तुम समझ जाओगे इसको। देखिए ये रही प्रॉब्लम हमारी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है। पहला कंस्टेंट देखिए, राइट हैंड साइड में 5 लिखा हुआ है, दूसरे कंस्टेंट में 7 लिखा हुआ है, तीसरे कंस्टेंट में राइट हैंड साइड में 9 लिखा हुआ है। तो राइट हैंड साइड तो अपने आप ही सही है, तो फिर कमी क्या रह गई, कमी एक रह गई, क्या सारे कंस्टेंट इक्वेशन में नहीं है, तो सारे कंस्टेंट इक्वेशन लाओ। देखो ये वाला कंस्टेंट तो अपने आप ही इक्वेशन में है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इस वाले में सेकंड वाले में, क्योंकि ये तो खुद ही अपने आप इक्वेशन में है। बस पहले में चेंज करना पड़ेगा, यहां पर लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये दो तीनों का सम क्या है, 5 से बड़ा है, तो तुम्हें इसमें घटाना पड़ेगा। और इस माना थर्ड वाले में क्या, लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, तो तुम्हें इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें स्लैक का यूज होगा, ऊपर वाले में सरप्लस का होगा, तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और देखो वेरिएबल तो उन्हें खुद ही कहा है, x1 भी x2 भी x3 भी सारे कैसे हैं, 0 0 से बड़े हैं। तो देखिए मैं एक बार में बना देता हूं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन के आएंगे। पहले तुम ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो जैसी है वैसी लिख दीजिए, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर इसका। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारी ये, मैक्सिमम z इक्वल टू 2x1 प्लस के 3x2 प्लस के 4x3, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। पहला कंस्टेंट सही करना पड़ेगा, पहले कंस्टेंट की राइट हैंड साइड तो सही है, लेकिन ये इक्वेशन में नहीं है, तो पहले कंस्टेंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ी है, तो घटाना पड़ेगा यहां पर। तो x4 कर दिया हमने इक्वल टू 5 के, तो यहां पर x4 कहलाएगा सरप्लस वेरिएबल। सेकंड वाले कंस्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है और अपने आप ही इक्वल आ रहा है। तीसरे कंस्टेंट में देखिए, तीसरे कंस्टेंट में बस हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बाकी तो और कोई कमी नहीं है। इक्वेशन बनाने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर ऐड कर दूंगा x5 इक्वल टू कितना हो गया 9, बाकी उसने दिया ही है सब वेरिएबल तो
देखो पहला वेरिएबल क्या रखे, x1 x2 x3 खुद रखे हैं उसने, x1 x2 x3 ये सब कैसे हैं, 0 0 से बड़े, और जो हमने अपने पास से जोड़े हैं x4 और x5 हम जानते हैं वे भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये स्लैक सरप्लस वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है तो 1 मिनट में मैट्रिक्स फॉर्म बना देता हूं यहीं पर, बस कुछ नहीं लिखना, मैक्सिमम z इक्वल टू लिखना है cx, यहां लिखना है ax इक्वल टू b लिखना है, और साथ में लिख देना है x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये कंस्टेंट, और ये तुम्हारी नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। यहां सारे कंस्टेंट इक्वेशन में है, बस सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में है, तभी तो बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो बस इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि सी है क्या, तो सी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिलता है 2 3 4 2 3 4, लेकिन इसमें वेरिएबल तो 5 है, 4 भी है 5 भी है, वो भी डालना पड़ेगा, तो उनके कोएफिशिएंट्स में है नहीं तो 0 0 डाल दीजिए, ये सी हो गया। एक्स देखना हो तुम्हें, तो एक्स वेरिएबल कौन कौन से थे, x1 था, x2 था, x3 था, तो x1 x2 x3 x4 और x5 ऐसे लिख दीजिए, ये तुम्हारा x हो गया। b चाहिए तुम्हें, b होती है राइट हैंड साइड, तो b में कितना कितना लिखा हुआ है 5 7 9, तो 5 7 9 ये b हो गया। a चाहिए तुम्हें, तो a मैं ऊपर लिख के दिखा देता हूं, यहां लिख देता हूं नीचे, a लिखना हमें, a कहलाता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। पहले x1 का कॉलम लिख दीजिए 1 1 5, फिर x2 का कॉलम 1 2 -2, फिर x3 का कॉलम 1 0 0। एक मिनट यहां पे कहीं गलती हुई है, 3x2 था ये, क्या था ये, एक मिनट, सारे x2 आ गए ना, ये शायद x3 था, ऊपर चेक कर लीजिए, हाँ x3 था, 3x3 ये रहा, तो यहां थोड़ी गलती हो गई, इसको सही कर लेता हूं मैं। क्या आया x3 का 1 0 3, x4 का -1 0 0, x5 का 0 0 1, ये रहा। फिर चेक कर लो, x1 का 1 1 5, x2 का 1 2 -2, x3 1 0 3, x4 -1 0 0, x5 0 0 1, बस जी ये बन गया। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और उस वीडियो के अंदर जो है हम लास्ट टॉपिक होगा इसका बेसिक सॉल्यूशन, तो उसकी बात करेंगे हम। ठीक है बच्चों।